जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड के इतिहास की नई सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें कि हमने पिछली कक्षा में देखा था किस प्रकार से यहाँ पे परमार वंश का उदय होता है और किस प्रकार से अजय पाल नाम का एक परमार शासक यहाँ पे 52 गढ़ों को विजित करके यहाँ पे पूरे गढ़वाल को एक नाम देता है। ठीक है। और इसमें हमने देखा था कि एक महान शासक जिसका नाम क्या था, कप्पू चौहान, जो कि उपू गढ़ के थे, एक गढ़पति थे। और उन्होंने किस प्रकार यहाँ पे अपने साहस को दिखा करके अपने स्वाभिमान को जीता यहाँ पर, और किस प्रकार से उन्होंने अजय पाल को एक नाथ संप्रदाय का अन्वय बनाने में क्या कर दिया, जोर दे दिया। ठीक है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हमको देखने की उस आगे अब हमारे इस परमार वंश में क्या क्या होगा। तो ज्यादा नहीं कहते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमेशा की तरह पहले वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले हमेशा क्या करना है, रिकॉल करना है कि हमने कल क्या क्या चीजें पढ़ी थी, जिससे कि हमको एक सीक्वेंस मिल जाएगी पढ़ने का। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा देखेंगे, अजय पाल होता 1490 से लेकर 1519 तक। फिर तुम इस कौन से नंबर का था, 37 नंबर। ठीक है। फिर 38 नंबर का कौन था तुम्हारे पास, इसका उत्तराधिकारी कौन था, कल्याण शाह। फिर तुम्हारे पास कौन आता है, सुंदरपाल, फिर हंसदेव पाल, फिर विजयपाल, फिर सहजपाल, फिर बलभद्र शाह। फिर तुम्हारे पास आता है मानसा। अब तुम्हारे पास बहुत सारा, अभी तुम्हारे पास कौन सा नंबर का है ये, 44। कल हमने मानसा को पूरा कर लिया था, जो कि तुम्हारे पास 44 नंबर का है। और हमने शुरू में पढ़ा था कि लगभग यहाँ पे परमार वंश में तुम्हारे पास 60 राजा थे। कितने राजा थे, 60 राजा। ठीक है। आप लोगों को अब देखो यार, ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जितना आगे पढ़ेगा वो पीछे भूलता जाता है। ठीक है। वो हर किसी का साथ होता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया उसको पूरा एक टाइम पे याद हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो आप लोग पढ़ते हैं, एक अच्छे से उसको एक नोट्स बनाए, उसकी एक इमेज बनाए अपने दिमाग में, और उसको हर एक हफ्ते में क्या करें, हर हफ्ते उसको जितना आपने एक हफ्ते में पढ़ा उसका पूर्ण से क्या करो, उसको रिविजन करो, तब जाके आपको क्या होगा, ये याद होगा। ठीक है। इसमें हमने सब पढ़ा था थोड़ा-थोड़ा करके। और इसमें तो हमने पूरे एक लेक्चर इसी पे अजयपाल पे। ठीक है। फिर यहाँ पे जो तुम्हारे पास विजयपाल था, मैंने कहा था विजयपाल तुम्हारा पहला शासक होगा परमार वंश का, जो कि तुम्हारे पास दापा में क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है। दापा मतलब कि आज का तिब्बत वाला क्षेत्र। ठीक है। फिर तुम्हारे पास कौन है यहाँ पे, सहजपाल। सहजपाल सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा 2-3 चीज़ याद है। सहजपाल तुम्हारे पास पहला शासक था जिसने कि तुम्हारे पास क्या मिलते हैं, यहाँ पे लिखित शिलालेख मिलते हैं, और यहाँ पे इसके अभिलेख मिलते हैं। ठीक है। जो सहजपाल था, इसका एक राजा रघुनाथ मंदिर है ना हमारे पास, राजा रघुनाथ मंदिर तुम्हारे पास कहाँ पर है, देवप्रयाग में है। देवप्रयाग में मानते हैं कि रघुनाथ मंदिर में सहजपाल ने एक तुम्हारे पास घंटी चढ़ाई थी। ठीक है। क्या चढ़ाई थी, घंटी चढ़ाई थी। और उस घंटी पे उन्होंने टाइम लिखा। ठीक है। पहले अपना नाम लिखा हुआ है और उस पे एक टाइम लिखा है 1561। तो इस घंटे के ही हमको लिखित साक्ष्य मिलते हैं कि हाँ, जो तुम्हारे पास सहजपाल होगा उसका शासनकाल कब से होगा, 1561 में रहा होगा। ठीक है। एक यहाँ पे क्षेत्रपाल मंदिर है। कौन सा मंदिर है, क्षेत्रपाल मंदिर है। और इस क्षेत्रपाल मंदिर में इनका तुम्हारा क्या मिलता है, शिलालेख मिलता है। और उस शिलालेख में इन्होंने एक जो तुम्हारे पास टाइम पीरियड नोट किया हुआ है, उस तुम्हारा कितना है, 1548। ठीक है। 1548, 1561। ठीक है। इन दो टाइम के हमको मिलते हैं, सहजपाल के लिखित साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो, उसके बाद हमारे पास सहजपाल, और इसमें थोड़ा एक इंपॉर्टेंट और मैंने कल बताया था कि सहजपाल के उसमें तुम्हारे पास क्या था, एक अकबर का अन्वेषक दल आया था। ठीक है। याद रखना कि सहजपाल से बस इतना पूछेगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि रघुनाथ मंदिर में जो तुम्हारे पास घंटी चढ़ाई थी उसमें किस शासक का नाम अंकित है, तो सहजपाल का है। कौन सा टाइम पीरियड का है, 1561 का है। ठीक है। शिलालेख मिलता है क्षेत्रपाल मंदिर से, कौन सा ईस्वी का है, 1548 का है। तो इसलिए जितने भी हमारे पास छोटे मोटे हमको साक्ष्य मिलते हैं, इतिहासकार सहजपाल के टाइम पीरियड को मानते हैं 1547 से लेकर 1575। ठीक है, 75 तक मानते हैं कि सहजपाल का टाइम पीरियड तुम्हारा क्या होगा, 1547 से लेकर 1575 तक। ठीक है। फिर तुम्हारे पास कौन आते हैं, बलभद्र। इसका मानते हैं 1575 से 1591 तक मानते हैं। ठीक है। फिर मानते हैं तुम्हारे पास मानसा का 1575 से लेकर, सॉरी 91 से लेकर 1611 तक। देखो 1611 आ गया बस। अब जैसे 44 हो गए, हमको 60 राजाओं के बारे में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है। इतना डीप नहीं जाना है, जितना हमारे पास डेटा है उतना ही हमको पढ़ना है, और उसका रिवीजन बार बार करते जाना है। ठीक है। फिर तुम्हारे पास बलभद्र शाह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा था कि बलभद्र शाह वो पहला शासक था जिसने कि शाह की उपाधि धारण की थी। अभी तक आप कनक पाल से लेकर अजय पाल, सब पाल देते थे, सब क्या था, पाल आ रहा था। ठीक है। लेकिन बलभद्र शाह पहला शासक था जिसने कि शाह की क्या करी थी, उपाधि ली थी। क्या ली थी, शाह की उपाधि ली थी। ठीक है। अब यहाँ आप कह रहे होंगे यार कि भाई जी यहाँ पे तो कल्याण शाह यहाँ पे भी है। ठीक है। लेकिन ये शाह पेपर देखो, आप किताब जो भी किताब होगी उसमें लिख भी रखा। ठीक है। कि सबसे पहले देखो, उपाधि किसी के द्वारा दी जाती है। ठीक है।
ऐसे नहीं कि हम उपाधि को अपने आप अपने आगे से लिख दें, ठीक है? कि अपने नाम के आगे कोई उपाधि दें। उपाधि की उसके विशिष्ट कार्यों को देख करके, उसके जो महत्वपूर्ण कार्यों को देख करके उसको उपाधि दी जाती है, ठीक है? उपाधि कोई ली नहीं जाती ना, उपाधि किसी के द्वारा दी जाती है। तो सबसे पहले उपाधि किसने धारण की थी? बलभद्र शाह ने, ठीक है? तो अब इसमें भी 2-3 मत हैं। कोई कहता है कि इसको बहलोल लोधी, लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी, ठीक है? कई कहते हैं कि शाहजहां ने दी थी, ठीक है? कहीं कहते हैं जागीर दी, लेकिन सारे अपने-अपने हैं, ठीक है? लेकिन अब तुम खुद देखो कि 1575 में इसका शासन टाइम पीरियड चल रहा है, तो बलभद्र शाह के टाइम पे लोधी वंश तो आ नहीं सकता, वो तो 100 साल पीछे चले गए ना। तो किताबों में अलग-अलग इतिहासकार मैं पहले भी कह चुका हूँ, उत्तराखंड के इतिहास में हमको ऐसी चीज़ें मिलेगी, लेकिन आपको सीधे इस याद रखना कि बलभद्र शाह ने पहली बार शाह की उपाधि को धारण किया था, लेकिन जो तुम्हारा पहला नाम तुम्हारे पास शाह मिलता है, किसमें मिलता है? कल्याण शाह में। बलभद्र शाह से हमने पूरा पढ़ा था किस प्रकार से इन्होंने रुद्रचंद के साथ क्या करा था? पहला युद्ध हुआ था सुकाल देव की उसके कारण, और सबसे पहले रुद्रचंद के बीच 1591 कब होता? 1591, इसको हम क्या कहते हैं? बदागढ़ी का बदागढ़ी या फिर ग्वालदम युद्ध, ठीक है? मतलब इस ग्वालदम 1591 के इस ग्वालदम युद्ध किसके? बलभद्र शाह और रुद्रचंद, ठीक है? मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसको हमने पिछली कक्षा में पूरा कर लिया है, लेकिन एक रिकॉल कर रहा हूँ कि हमने क्या-क्या देखा, ठीक है? फिर हमने कहा था कि अब जैसे वहाँ कौन चल रहा था तुम्हारे पास? रुद्रचंद, ठीक है? रुद्रचंद के बाद तुम्हारे पास उसका पुत्र होता है वहाँ पे कौन? लक्ष्मीचंद, और वो लक्ष्मीचंद मैंने कहा था कि मान शाह के साथ तुम्हारे पास कितने बार आक्रमण करता है? 7 बार आक्रमण करता है, और सबसे महान शासक हमारे पास इनमें से कौन सा एक? मान शाह, ठीक है? अब थोड़ा मान शाह के बारे में देखो। देखो पहले आप लोगों को ये बता दूं, इतिहास में हम सिर्फ उन्हीं राजाओं को पढ़ते हैं जिन्होंने कुछ अलग सा काम किया हो, ठीक है? जैसे अजयपाल के बारे में हमने बहुत चीजें पढ़ी, क्यों? क्योंकि उन्होंने अलग सा काम किया। जैसे मुगल वंश में हम पढ़ते हैं, सारे तो नहीं पढ़ते हैं जैसे, लेकिन वहाँ वहाँ पे अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, ठीक है? जिन्होंने मतलब कि ऐसे काम किए, ठीक है? अब जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, आज तक तो इतने सारे प्रधानमंत्री बने, ठीक है? लेकिन आज आप देखते होंगे कि छोटे-छोटे बच्चे भी को पता है कि प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। उसके मुँह में मोदी, क्योंकि एक मतलब कि प्रचलित मतलब कि क्या बन जाती है, उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है ना, तो इसलिए उस प्रकार से हम हर राजा के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जिन्होंने कुछ अलग सा विशिष्ट काम किया था उत्तराखंड में, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनमें से एक तुम्हारे पास कौन था? मानसा, कौन था? मानसा, ठीक है? इसका शासनकाल मैंने कितना कहा था? 1591, 1591 से लेकर 1611 तक, ठीक है? और इसके मैंने कहा था कि जो तुम्हारे पास यहाँ पे चंद्रवंशल था, वहाँ तुम्हारा कौन था? लक्ष्मीचंद, ठीक है? और ये तुम्हारा था 1597 से लेकर 1122 तक, ठीक है? 1622 तक, ठीक है? इसको आप देख लेना। अब मैंने कहा था कि मान शाह ने लक्ष्मीचंद के साथ तुम्हारा क्या करा था? 7 बार आक्रमण किया था, सातों बार हारा था, लेकिन लास्ट में तुम्हारे पास मान शाह का जो तुम्हारा सेनापति था, कौन था? खतर सिंह था। उसको उन्होंने लास्ट युद्ध में धोखे से मार दिया था, इसलिए वहाँ पे वो खतरवा त्योहार भी मनाते हैं। और मान शाह के उसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखो, एक नाम जो मैंने कहा था ना, जैसे तुम्हारे पास उत्तराखंड है, तो जो तुम्हारे पास मानसा था, मानसा ने इनके साथ तो युद्ध करा ही करा, ठीक है? किसान लक्ष्मीचंद के साथ तो युद्ध करा ही करा, लेकिन जो तुम्हारे पास ये तिब्बत वाला दापा, इसको क्या कहते हैं हम? दापा, ठीक है? दापा क्षेत्र में भी तुम्हारे पास मानसा ने क्या करा था? आक्रमण किया था। और इस दापा क्षेत्र को जीतने में सबसे पहले अगर आएगी किसने किया था, तो विजय पाने किया था, लेकिन पूर्ण रूप से दापा को किसने जीता था? तो किसने जीता था? मानसा ने। और इस दापा में जैसे उसने जीता, तो एक इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि जो वहाँ पे एक सिरा सोना प्रतिवर्ष, और एक 4 सिंग वाला गैंडा, एक 4 सिंग वाला, उसको कहीं पे मैडम लिखते हैं, और हम क्या बोलते हैं उसको अपने लोग भाषा में, हम लोग चौसिंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौसिंगा खाड़ू, ठीक है? जो आप लोग देते हो कि नंदा देवी राजा की यात्रा में जो पूरी यात्रा को क्या करते हैं? अगुवाई करते हैं यात्रा की, तो उसको हम क्या कहते हैं? चौसिंगा खाड़ू। और ये मेढ़ा तुम्हारे पास, और उसके कुछ सोना तुम्हारे पास, जो दापा वाला क्षेत्र है, वो तुम्हारे पास मानसा को कर के रूप में देता था। इसलिए हम मान सकते हैं कि जो तुम्हारे पास मानसा था, वो तुम्हारे पास क्या रहा होगा? बहुत सारा अमीर रहा होगा, ठीक है? तो मैंने कहा था कि 1611 में तुम्हारे पास उत्तराखंड में जो पहला यूरोपीय था, कौन था? विलियम फिंच, जो तुम्हारे पास कितना था? 1611 में। वो ये भी लिखता है कि तुम्हारा जो मानसा यहाँ का राजा था, वो तुम्हारे पास सोने की थाली में क्या करता था? खाना खाता था, ठीक है? अब मानसा की इसमें मैंने कहा कि दापा में, ठीक है? तो दापा इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है? तो दापा को जीतने में मान सिंह ने, उसका जो तुम्हारा सेनापति था, उसका नाम तुम्हारा क्या था? जीतू बगड़वाल।
आज की क्लास में हमको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग, जैसे देखो हर क्लास में हमको कहीं न कहीं क्या मिल रहा है कि एक हमारे ऐसे वीर पुरुषों के बारे में हमको देखने को मिल रहा है। जैसे हमने किसकी सुनी थी कहानी? वहाँ पे मालूशाही, ठीक है? राजूला मालूशाही की कहानी सुनी थी। फिर हमने कल की कक्षा में तुम्हारे पास क्या देखा था? कपूर चौहान के बारे में, ठीक है? जिसने कि अपने स्वाभिमान को कभी वो नीचे नहीं होने दिया, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे जीतू बगड़वाल। तो ऐसे इसके बाद हम पढ़ेंगे माधो सिंह भंडारी, ठीक है? जिसको कि मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास जो पवाड़ी, क्या कहा था मैंने? पवाड़ी और जागरों में अपनी लोक परंपराओं को या अपने प्राचीन इतिहास को अगर हम किसी लोकगीतों के रूप में अगर गाते हैं, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाते हैं, और किन उन गीतों को हम क्या कहते हैं? पवाड़ी कहते हैं, फिर जागर कहते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा तुम्हारे पास किसका नाम आता है? जीतू बगड़वाल का, ठीक है? जो टिहरी वाले क्षेत्र में होंगे ना, इस वाले क्षेत्र में, उन लोगों को पता होगा कि जीतू बगड़वाल कौन था, ठीक है? क्योंकि इनका बहुत बड़ा इतिहास है। थोड़ा अगर हम उस पे क्या मार रहे हैं, नजर मारते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा हेडिंग डाल दो आप, जीतू बगड़वाल, ठीक है? क्योंकि अब देखो, अब हमारे पास बीच में तुम्हारे पास क्या आएगी? तेलुरु तेलुरु आएगी, ठीक है? तो इस इतिहास के बीच में छोटे छोटे हमको एक ऐसे क्या मिलेंगे, राजाओं के बारे में या वीर पुरुषों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पवाड़ या जागरों में भी गाए जाते हैं, और उनको समझना हमको बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि वो हमारे क्या इतिहास के क्या है, प्राचीन इतिहास के हमारे पास महान पुरुष हैं। तो एक आज का डालो थोड़ा सा जीतू बगड़वाल, जीतू बगड़वाल, ठीक है? ठीक हो गया। सबसे पहले बात, जीतू बगड़वाल किसका सेनापति था? मानशाह का। सबसे पहले मानशाह के कार्यकाल में, ठीक है? किस कार्यकाल में था? मानशाह के कार्यकाल में था, ठीक है? अब देखो, अब जीतू बगड़वाल कहाँ से थे तुम्हारे पास? ये एक तुम्हारे पास पड़ता है बगोड़ी गांव, क्या बोलते हैं? बगोड़ी गांव। ये तुम्हारा पड़ता है टिहरी में, ठीक है? इसको ढंग से देखना, जो टिहरी वाले क्षेत्र में देख रहे होंगे इस वीडियो को, उन लोगों को पता है कि वहाँ पे एक तुम्हारा बगोड़ी गांव पड़ता है, जहाँ पे कि तुम्हारे पास जीतू बगड़वाल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है? और इस बगोड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम लिख दो, थोड़े यहाँ पे लिख दो। इनके पिता का नाम क्या था? गरीब राय क्या था? गरीब गरीबा बाई, गरीबा बाई, ठीक है? देखो एक इससे बहुत पहले एक एग्जाम हुआ था ग्रुप सी का, कनिष्ठा का, पता नहीं किसका। उसमें पूछा था कि सुमन देव की माता का नाम क्या था, या उनकी पत्नी का नाम पूछ लिया, ठीक है? तो जो हमारे पास ऐसे इतिहासकार में जो हमारे पास ये महान पुरुष आते हैं, थोड़ा इनके बारे में थोड़ा इनका डाटा अपने पास हमेशा याद रखना, ठीक है? आपको इनके पिता का नाम क्या था? गरीबाबाई। इनकी माता का नाम क्या था? सुमेरु, ठीक है? और इनके भाई का नाम क्या था? इनके भाई और बहन का नाम बोले बोले इनकी बहन का नाम तुम्हारा क्या था? शोभनी, शोभनी और शोभनु, क्या था? शोभनु, ठीक है? थोड़ा सा देखना बस, कितना सा नाम है देखो, गढ़वाली नाम है, पूर्ण रूप से गढ़वाली नाम है। देखो अभी भी तुमने देखोगे पुराने नाम का नाम रहते से नाम शोभनी, शोभनु, ठीक है? ठीक हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं? जीतू बगड़वाल, जिसने कि मानशाह का एक सेनापति था, जिसने कि तुम्हारे पास दापा या फिर तिब्बत को जीतने में मानशाह की कर रही थी, भूमिका निभाई थी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक नाम सुना ना, भड़ सुना ना लोगों ने? भड़, मैंने कहा था कि जो छोटे-छोटे गढ़ थे उस टाइम पे, 52 गढ़ थे ना, तो उसमें तुम्हारे पास जो गढ़पति थे उनको हम क्या कहते थे? भड़। भड़ मतलब कि जिनका बहुत बड़ा शरीर था, ठीक है? जो मतलब कि हष्ट-पुष्ट थे अपने शरीर से, ठीक है? जिनका शारीरिक शरीर थोड़ा-सा क्या था? बहुत बड़ा था, ठीक है? तो उनको हम क्या कहते हैं? उन भाषा में भड़ कहते हैं, ठीक है? तो जो तुम्हारे पास जीतू बगड़वाल थे, वो भी एक क्या थे तुम्हारे पास? भड़ थे, जिनका स्थान तुम्हारे पास बगोड़ी गाँव पड़ता है। इनके पिता का नाम गरीबाबाई, माता का नाम क्या है? सुमेरु है, भाई का नाम शोभनु है, बहन का नाम शोभनी है। अब देखो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे जीतू बगड़ाल, ठीक है? देखो जीतू बगड़ाल मानते हैं कि देखो मैंने कहा उस टाइम के जो तुम्हारे राजा थे, वो क्या करते थे कि जैसे कोई सेना है, ठीक है? कोई सेनापति है, उसने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया अगर, ठीक है? तो वो उसको पुरस्कार के रूप में तुम्हारे पास क्या देते थे? भूमि, क्या करते थे? भूमि दान, ठीक है? अब देखो उसने कहा है कि यार इतना महान हमारे क्या है? सैनिक है, इतना महान सेनापति है, तो इसको हम मतलब कि उसके सम्मान के लिए उसको क्या देते थे तुम्हारे पास? भूमि देते थे, ठीक है? तो इसलिए जीतू बगड़वाल के पास मानसांग ने तुम्हारे पास क्या दे दी? तुम्हारे पास बहुत सारी क्या दे दी? भूमि दे दी, ठीक है? कहाँ-कहाँ? बगोड़ी गाँव में। और उसने कहा यार कि इतनी ज़्यादा, अब देखो आपके पास अगर इतनी ज़्यादा ज़मीन होगी, तो उसको मतलब वहाँ उत्पादन करने के लिए या फसल बोने के लिए क्या चाहिए तुम्हारे पास? ज़्यादा आदमी चाहिए ना? तो उससे अकेले उस भूमि को मतलब कि उपजाऊ नहीं बनाया गया, ठीक है? तो उसका भाई तुम्हारे पास, इसका नाम क्या है तुम्हारे पास? शोभनु, क्या है?
शोभन है। तो ये गया तुम्हारे पास उस टाइम पे आप लोग देते हो कि मतलब कि जो फसल है ना, फसल को बुनाई से पहले मतलब जो हम वो करते हैं उससे पहले क्या करते थे कि दिन निकालते थे, ठीक है? जो तुम्हारे पास वो होते थे ना उस टाइम के पुजारी, उनके पास जाते थे कि भाई पंडित जी इस बार हमको कब बोना है, ठीक है? फसल कब बोनी है हमको। तो उस टाइम पे जो तुम्हारे पास शोभन है, ये जाते और उन्होंने कहा था कि आषाढ़ का महीना, कौन सा महीना? आषाढ़ का महीना सबसे बेस्ट तुम्हारा कौन सा रहेगा? आषाढ़ का महीना में रहेगा तुम्हारे पास। और आषाढ़ को लिखा उन्होंने छठवीं क्या कहते हैं उसको ये संस्कृत भाषा में तिथि को, छठवीं तिथि को, कौन सी तिथि को? छठवीं तिथि मतलब कि आषाढ़ के महीने के छठवीं गते को, ठीक है? अगर हम गढ़वाली भाषा में बोले तो आषाढ़ के महीने में कहा किसने? पंडित जी ने। और फिर अब देखो, तो उसने उसने बोला कि भाई किसको? शोभनु को, कि देखो अकेले तुम लोग कर नहीं पाओगे, इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा? अपनी बहन को भी बुलाना पड़ेगा। जैसे आप लोग अभी भी देखते होंगे कि तुम्हारे पास जो तुम्हारी बहन है, वो अपने मायके आते हैं, अपने ससुराल से कब? काम के टाइम नहीं बोलते यार हमारे गाँव में बहुत सारे काम है, थोड़ा आ जाओ, ठीक है? रोपाई के टाइम पे, ठीक है? तो उस टाइम पे मानते हैं कि जो तुम्हारे पास ये शोभनु था, उसने फिर किसको बुलाने गया? वो अपना अपनी बहन शोभनी को, किसको? शोभनी को। और उस शोभनी को बुलाने के लिए तुम्हारे पास किसको बोला उसने? जीतू बगड़वाल को बोला। और जीतू बगड़वाल ने फिर बोले कि भाई अब मेरे को ही जाना है, किसको? अपनी बहन शोभनी को लेने के लिए। और इस शोभनी की तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास शोभनी थी ना, शोभनी, इसका ससुराल तुम्हारा कहाँ था? कहाँ था? अ, रैथल था शायद ना, रैथल, रैथल गाँव की थी, ठीक है? इसका ससुराल तुम्हारा कहाँ था? रैथल गाँव, ठीक है? अगर रैथल गाँव तुम्हारा पड़ता है उत्तरकाशी में, कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है? देखो कहाँ रह गया टिहरी और कहाँ रह गया रैथल, उत्तरकाशी, ठीक है? अब देखो जो तुम्हारे पास रैथल गाँव में रहती थी, कौन? शोभनी, ठीक है? और जीतू बगड़वाल ने बिल्कुल ये कर दिया कि भाई अब मेरे को ही जाना है, किसको लेने के लिए? अपनी बहन रैथल को जाने के लिए। और इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो तुम्हारे पास जीतू बगड़वाल थी, इनकी जो तुम्हारे पास क्या थी? प्रेमिका क्या थी? उसका नाम तुम्हारा क्या था? इसकी क्या था इसका नाम? वरना था शायद ना? भरना, वरना इसका कुछ नाम था, आप लोग देखना भरना, या कहीं पे उसको लिखा है भरना, क्या लिखा है? भरना, ठीक है? नेट पे भरना लिखा है, लेकिन आप लोग थोड़ा देखना कि उसकी प्रेमिका का नाम क्या था? भरना था, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, जैसे हमने राजूला मालुसरे की कहानी पढ़ी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वैसे यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? जीतू बड़ा थोड़ा सा जानकारी लो, ठीक है? तो इसकी प्रेमिका थी तुम्हारे पास कौन थी? भरना, ठीक है? और मानते हैं कि इन्होंने भाई बिल्कुल क्या कर दिया? अड़ गई अपने उससे कि नहीं जाना ही मेरे को जाना, ठीक है? मानते हैं कि इनकी जो इनकी माता थी कौन? सुमेरु, इन्होंने इनको मना भी कर दिया था कि अशुभ है, आज के दिन तुम्हारे लिए अशुभ है, मत जाओ करके किसको जाने दो? शोभन को जाने दो, ठीक है? लेकिन इन्होंने क्योंकि इनको किनको मिला था अपनी प्रेमिका भरना को, और साथ में इन्होंने कहा था कि मैं इनको इसको भी मिल लूँगा और साथ में रथल से मार के सुलाऊँगा, शोभनी को भी ले आऊँगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास जीतू बगड़वाल जी अ, अपनी बहन को लेने के लिए तुम्हारे पास कहाँ जाते हैं? रैथल गाँव में चले जाते हैं। और वहाँ पे एक खैंड पर्वत मिलता है तुम्हारे पास, कौन-सा पर्वत मिलता है? खैंड पर्वत। आप लोगों को पता हो ना खैंड पर्वत के बारे में, सबको पता है। अब खैंड पर्वत में क्या हुआ, जैसे तुम्हारे पास जीतू बगड़वाल जी, क्योंकि देखो उस टाइम पे तो पैदल जाते थे ना, अभी तो जैसे गाड़ी-घोड़ा है, ठीक है? उस टाइम क्या जाते थे? पैदल जाते थे। और जैसे वो थक गए कहीं पे, ठीक है? तो उनके मन में होता ना यार, अपने प्रेमिका को मिलने के लिए जा रहा है, ठीक है? कुछ माइंड में अच्छा वो चलता है कि यार प्रेम का भाव, ठीक है? तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो अपनी बाँसुरी बजाते हैं, क्या करते हैं? बाँसुरी बजाते हैं खैंड पर्वत में, और इतनी अच्छी बाँसुरी बजाते हैं कि वहाँ पे जो तुम्हारे पास आश्रय होती है, क्या होती है? ये खैंड पर्वत तुम्हारे पास इसलिए अभी भी फेमस है, ठीक है? आश्रय क्या होती है? आश्रय, ठीक है? अब ये आँचड़ियाँ क्या होती है? जो तुम्हारे पास ये आँचड़ियाँ इसको कहते हैं कि जो ये तुम्हारे पास बाँसुरी बजा रहे थे, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि बहुत हँस-खुश थे, बहुत मतलब कि दिखने के बड़े थे कौन? जीतू बगड़वा जी। और ये आँचड़ियों को ये क्या कर देते हैं? प्रभावित हो जाते हैं और आँचड़ियाँ को ये पसंद आ जाते हैं, इसलिए आँचड़ियाँ कहते हैं कि अब तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो उसकी माँ ने भी उसको मना किया था, ठीक है? परेशान हो गया यार, अब अपने प्रेमिका को मिलने के लिए जा रहा, घर में इतनी सारी ज़मीन मिल्की है, ठीक है? वहाँ पे इनको फिर वो फसल को भी वो करना है। और यहाँ पे बीच में कौन मिल गया? खैर पर्वत में आश्रय मिल गया, ठीक है? फिर आश्रय इसको कहती है कि भाई तेरे को हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आश्रय मानते हैं बल्कि जो तुम्हारे पास दुनिया में जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, उनको दुनिया से बचा कर के अपने पास हमेशा के लिए रखना, ठीक है? और हमेशा के लिए रखना मतलब कि दुनिया से अलग ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ आता है वो मेला हो जाएगा, ठीक है? उनका मानना ये रहता है आश्रयों का, ठीक है? मतलब कि कुछ नहीं, एक देवदूत रहते हैं, ठीक है? तो मानते हैं कि यहाँ पे कोई कहता है कि 7 आए, कितने आए तुम्हारे पास? 7 देवी आए, कोई कहता है कि 9 क्या है तुम्हारे पास? 9 देवी आई जिसको हम क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। और वो उन्होंने इनको
बगड़वाल जीतू जी को तुम्हारा क्या है कि तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो मना करते हैं कि यार भाई देखो, अब उनको पता चल गया इन्होंने तो हट अपने उसमें डट गए ना, उनको तो पता था कि आप तो इन्होंने मेरी माननी है नहीं। तो उन्होंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि तुम मेरे को कब जाना, बोला अषाढ़ के महीने छठवीं तिथि को मेरे को ले जा लेना। किसने कहा था ये? जीतू बगड़वाल जी ने। और जीतू बगड़वाल जी वो मान लेते हैं भाई हाँ ठीक है। तब यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि जब ये कहाँ से लाते हैं, रैथल गांव से लाते हैं तुम्हारे पास कौन, जीतू बगड़वाल जी रैथल गांव से लाते हैं। और वहां पे अपनी प्रेमिका को जितने उनके मन में बात थी, जितने उनके मन में भाव थे, ठीक है, प्रेम से रिलेटिव, वो सारा इनके पास बोल देते हैं। जिसको आप लोग आजकल जागरों या पवाड़ों में भी सुनते हो, ठीक है। देखना आप लोग यूट्यूब पे देखना, और जीतू बगड़वाल से रिलेटिव कोई जागर सुनना या कोई पवाड़े सुनना, आपको आजकल अच्छे अच्छे गीत मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें इनका पूरा जिक्र है कि रैथल गांव की थी, ठीक है, वहां गया था खेंड पर्वत पर, ठीक है। तो वहां पे आज सुन ले। तब जैसे ही तुम्हारे पास अपने घर पहुंचता है तो इनको मतलब कि जैसे आषाढ़ का महीना लग गया तुम्हारे पास छठवीं तिथि को, उस दिन क्या करते हैं कि खेत में जैसे ही तुम्हारे पास कैसे लगे, बैलों के साथ खेत को जोतने के लिए जाते हैं। और कहते हैं कि वहीं पर जीतू बगड़वाल और उनके बैल भी तुम्हारे क्या हो गए, धरती पर समा गए। तो इतनी मतलब कि ये तुम्हारे पास किसी कहानी है जीतू बगड़वाल की, ठीक है। तो इससे ज्यादा कहानी लंबी हो रही है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो थोड़ा इसको आप लोग देख सकते हैं नेट पे, और आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो आपने देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पे जीतू बगड़वाल को हमने देखा था, ठीक है, उनकी गाथा के बारे में हमने थोड़ा देख लिया था। अब उसके बाद मैंने कहा था कि मानसा, मानसा तुम्हारे कब रहते हैं 1611 था, ठीक है। फिर उसके बाद उनका पुत्र कौन हुआ तुम्हारे पास, श्याम शाह का पुत्र, श्याम शाह, सॉरी, 1611 से लेकर 1631 था, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें अब श्याम शाह थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्याम शाह के बारे में कौन कौन सी घटनाएं होती है थोड़ा सा उसके बारे में हम जिक्र करते हैं, ठीक है। ऐसा करके आपको थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है कि डाटा को कलेक्ट करना है, याद करना है। अब सबसे पहले है कि श्याम शाह तुम्हारे पास किस बात है तुम्हारे पास, मानसा के बाद किस बात है, मानसा के बाद, ठीक है। क्योंकि हमने देख रहा है कि अब जैसे देखो, मानवाद, मानवाद ये मैं थोड़ा सा बना दिया, उत्तराखंड बना दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तुम्हारे पास गढ़वाल में तुम्हारा कौन चलता, श्याम शाह कौन चला, अब कौन चला, श्याम शाह, ठीक है। थोड़ा समझने के लिए चित्र बनाते रहो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि श्याम शाह चल रहा था, और श्याम शाह के यहाँ पे मैंने कहा था कि भारत में तुम्हारा कौन चला था, मुगल, मुगल में तुम्हारे पास 1605 में आपको पता है कि ये अकबर की मृत्यु हो जाएगी। फिर तुम्हारे पास कौन आ गया यहाँ पे, जहांगीर, कौन आएगा, जहांगीर। इसका मतलब ये है कि अगर आए कि श्याम शाह किस मुगल शासक के समकालीन था तो कौन था, जहांगीर, ठीक है। और इसीलिए जहांगीर ने जहांगीरनामा में तुम्हारे पास किसका जिक्र किया है, परमार शासक श्याम शाह का जिक्र किया है। तो इसमें एक पॉइंट लिख दो, श्याम शाह के उसमें लिख दो कि जहांगीरनामा में जिक्र मिलता है, ठीक है। दूसरा है, पहला परमार शासक है जिनका हमको श्रीनगर में तुम्हारे पास क्या मिलता है, चित्र मिलता है, ठीक है। सबसे पहला शासक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगी और कौन सा शासक है जिसका हमको पहला क्या मिलता है, चित्र मिलता है, वो तुम्हारे पास कौन सा है, श्याम शाह, ठीक है। और दूसरी बात इसमें याद रखना कि पहले जयस्वट पादरी, देखो जयस्वट किसे कहते हैं, जैसे जो ईसाई लोग होते हैं ना, तो उनके प्रचार के लिए जो लोग जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जयस्वट, या उनको क्या कहते हैं, जयस्वट कहते हैं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर होगा तो तुम्हारा उसको पादरी कहते हैं। तो उन पादरियों के समूह को हम क्या कहते हैं, जयस्वट, क्या कहते हैं, जयस्वट या पादरी, ठीक है। वो कौन था तुम्हारे पास, अंतोनियो डी आंद्रेदो, कौन था, अंतोनियो डी आंद्रेदो। और मार्क विंस, दो नाम के थे, 1624 में तुम्हारे कहाँ आए थे, पहले तुम्हारे पास उत्तराखंड में आए थे, श्रीनगर में, ठीक है। ये तुम्हारे पास तिब्बत जा रहे थे, तो तिब्बत जाते जाते तुमको कौन मिल गया यहाँ पे, श्याम शाह का परमार वंश मिल गया। तो अगर आएगी उत्तराखंड में आने वाला पहला अंग्रेज तुम्हारा कौन था, विलियम फिंच था, ठीक है। कंफ्यूजन है 1611 में, उस टाइम तुम्हारे पास कौन था यहाँ पे, मानसा था। लेकिन आगे पहले जेसुइट पादरी तुम्हारे पास कौन थे, तो अंतोनियो डी आंद्रेदो थे या मार्क विंस थे, जो कि तुम्हारे पास 1624 में आए थे, उत्तराखंड में आए थे। और 1631 में तुम्हारे पास कौन आए, अजवेडो पादरी आए, ठीक है। कौन आए, अजवेडो, ठीक है। दो आए, मतलब कि दो जेसुइट आए तुम्हारे पास, पहले टाइम तुम्हारे कौन आए, अंतोनियो दी अंद्रेदो और मार्क विंस। और 1631 में तुम्हारे कौन आए, अजवेडो आए, ठीक है। ठीक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे पास ये है ना श्याम शाह, इन श्याम शाह की इनके तुम्हारे पास राज कवि थे, तुम्हारे पास कौन थे, शंकरदेव। जैसा हमने बताया कि मानसा में तुम्हारे कौन थे, कवि भरत, ठीक है, जिन्होंने मानव काव्य लिखा। और इन्होंने यहाँ पे लिखा वास्तु शिरोमणि, क्या लिखा था, वास्तु शिरोमणि, एक पुस्तक की रचना करे, ठीक है। फिर तुम्हारे पास 1625 में इनके कार्यकाल में केशवराय मठ की स्थापना करी, तुम्हारे पास किसने, महिपति
शाह ने, ठीक है। अब एक मठ है ना वहाँ पे, केसर मठ बोलते उसको, तो उस मठ के जो तुम्हारे पास अंदर जाने के लिए वो होगा ना दरवाजा, उस दरवाजे में कहते हैं कि मयपति शाह का नाम अंकित है, और इसलिए मान सकते हैं कि मठ से रिलेटिव जैसे पूजा मतलब कि कौन करेगा, जो थोड़ा बुड्ढा टाइप होगा, तो मानते हैं कि मयपति शाह ने ही बनाया होगा, कौन, केशवराय मठ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे तुम्हारे पास श्रीनगर में श्याम शाही बाग की एक बगीचा था तुम्हारे पास, उसका नाम क्या था, श्याम शाही बाग, जिसकी स्थापना तुम्हारे पास किसने करी थी, श्याम शाह ने, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखो, श्याम शाह ने समय पे मैंने कहा था कि इससे पहले तुम्हारे पास यहाँ कौन था, इससे पहले कौन था, मानसा, कौन था यहाँ इससे पहले, मानसा, इसको ढंग से गिना, ठीक है, मानसा था। और तुम्हारे पास उत्तराखंड में चलता, ये सॉरी चंद में चला तुम्हारे पास कौन, लक्ष्मी चंद, कौन चलता, लक्ष्मी चंद, ठीक है। लक्ष्मी चंद मैंने कहा था कि 1621 तक, कब था, 1621 तक, ठीक है। 1597 से लेकर 1621 तक लक्ष्मीचंद, मैंने कहा कि मानसा के साथ क्या चल रहे थे, युद्ध क्या चल रहे थे, अभी तक चंदों और पंवारों के बीच तुम्हारे पास क्या चल रहा था, उनके संबंध कुल मिलाकर के ठीक नहीं थे। लेकिन जैसे यहाँ पे श्याम शाह आते हैं और लक्ष्मी चंद का तुम्हारे पास कौन आता है, इसका पुत्र विजय चंद, कौन आता है, विजय चंद। अगर आप चंद वंश को पढ़ेंगे ना, तो आपको दोनों को लेके चलना है, जितने भी चीजें अगर हम चंद पढ़ेंगे तो हमको पता होना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि हमको चंद वंश को पढ़ना है, ठीक है। इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी करो, क्योंकि श्याम शाह को हम दोबारा किसमें पढ़ेंगे, चंद वंश पढ़ेंगे, ठीक है। आज इसके बाद तुम्हारे पास मानते हैं कि विजय चंद आता है, और विजय चंद को उसके ही राज्य के कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके खाने में जहर मिला देते हैं, और जयचंद की यहाँ पे हो जाती है डेथ। फिर तुम्हारे पास कौन आते हैं, दिलीप चंद, ठीक हो गया। दिलीप चंद जैसे तुम्हारा राजगद्दी पे बैठता है, सारे इसके पुत्र हैं, ठीक है। लक्ष्मीचंद के मानते हैं कि बहुत सारे पुत्र थे, जिनमें विजय चंद वो मर गया, फिर तुम्हारा कौन है, दिलीप चंद, इसको भी इन्होंने जहर दे के मार दिया। फिर दिलीप चंद के बाद तुम्हारा कौन आता है, तिरमल चंद, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तिरमल चंद, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, तिरमल चंद मानते हैं। अब जैसे वो कहते हैं कि भाई तिरमल चंद की बारी है गद्दी पर बैठने की, वो मना कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे षड्यंत्र रच रहे हैं और हमें क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं जहर देके। तो इसलिए याद रखना कि तिरमल चंद तुम्हारे पास कहाँ आएगा, तुम्हारे अपनी सुरक्षा के लिए गढ़वाल के परमार शासक श्याम शाह के दरबार में आएगा, इसकी शरण लेगा। तो ये इसमें एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखना, कि श्याम शाह के उसमें लिखना कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास चंद शाह था, तुम्हारे पास तिरमल चंद ने क्या करी, तिरमल चंद को इसने क्या की थी, शरण दी थी। अब हम कुल मिला के यहाँ से लिख सकते हैं कि श्याम शाह के कार्यकाल से चंदों और पंवारों के बीच हमारे पास क्या होगी, मैत्रीपूर्ण संबंध। अब अब थोड़ा ठीक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ तुम्हारा मुगल चले गए, तुम्हारा कौन है, जहांगीर। जहांगीर भी मानते हैं कि इसमें ये मानते हैं इतिहासकार के जो तुम्हारे पास जहांगीर थे, इन्होंने श्याम शाह को तुम्हारे पास उपहार में क्या दिए थे, तुम्हारे पास घोड़े दिए थे और हाथी दिए थे, ठीक है। और मतलब कि इनके बीच तुम्हारा मैत्रीपूर्ण संबंध है, और अभी तक जो तुम्हारे पास चंदों के साथ इनकी जो तुम्हारे पास जो चली थी, लड़ाई चली थी, वो भी तुम्हारे पास क्यों गया, मैत्रीपूर्ण हुए, कब से, श्याम शाह के कार्यकाल से, ठीक है। तो श्याम शाह की उसमें आपको ये चीजें देखनी है जो इंपॉर्टेंट है। और श्याम शाह के उसमें थोड़ा एक इंपॉर्टेंट याद रखना कि श्याम शाह का एक तुम्हारा पुत्र था, उसका नाम तुम्हारा क्या था, दुलाराम शाह, क्या था, दुलाराम शाह, ठीक है। और कई इतिहासकार कहते हैं कि जो तुम्हारे पास श्याम शाह का पुत्र तुम्हारे पास कौन हुआ था, दुलाराम शाह हुआ था। दुलाराम शाह ने क्या किया कि ये दुलाराम शाह को तैरना सिखा रहा था, बल कहाँ पे, अलकनंदा नदी में, ठीक है। लेकिन वो तैर नहीं पाया, तो मानते हैं कि दुलाराम शाह वहां पे बह के तुम्हारे क्या हो गया, मर गया। और जैसे तुम्हारे पास वहां पे मर गया, तो उसके उस पुत्र नहीं हुए, ठीक है। तो उसके उत्तराधिकारी उसको मिले नहीं, ठीक है। तो उसने क्या करा कि मानते हैं कि श्याम शाह ने तुम्हारे पास 60 रानियां, मतलब कि 60 शादियां करी थी, इसलिए श्याम शाह की तुम्हारे पास कितनी रानियां थी, 60 रानियां, ठीक है। और मानते हैं कि इन 60 रानियों से भी उसके एक भी क्या नहीं हुए, पुत्र नहीं हुए। और जब मैंने कहा था कि 1631 में जब अजवेडो नाम के एक यहाँ पे पादरी आए थे, उस टाइम इन्होंने देखा कि जो तुम्हारे पास श्याम शाह है, इनका यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास अंत्येष्टि हो रहा है, क्या हो रहा है, अंत्येष्टि हो रहा है। और उन अंत्येष्टि में ये 60 महारानियां यहाँ पे क्या हो रही है, सती हो रही है, बेटा क्या हो रही है, सती हो रही है। इसलिए याद रखना कि परमार वंश में या गढ़वाल में या उत्तराखंड में पहला हमको सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, श्याम शाह के उससे मिलता है, जो कि तुम्हारा किसने लिखा है, अजवेडू नामक पादरी ने बताया हुआ है, ठीक है। तो इस श्याम शाह से हमको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे पेपर में, जितने भी आपको छूटेंगे, अगर कभी ऐसे कोई चीज अगर छूट जाती है जो हमें लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैं उसको आपको अपडेट करते रहूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा इमेज बनाना है, ठीक है, कि चंदों में भी कौन चल रहा है और गढ़वाल में कौन चल रहा है और भारत में कौन चल रहा है, ठीक है। इस बात देखो, अब मैंने कहा था अब जैसे यहाँ पे मान शाह मर जाएगा, वो तो खैर हो गया, मर गया, फिर तुम्हारे पास कौन मर जाएगा, श्याम शाह, कब, 1631 में। अब क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे सत्य हो रहा था, तो इसलिए इतिहासकार इसको क्या लिखते हैं, 1631,
31 था इसका लास्ट कार्यकाल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे श्याम शाह भी मर जाएगा, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, फिर वो क्या करेगी कि मान शाह से पहले तुम्हारे पास कौन था? मान शाह था ना? हाँ, मान शाह के बाद तुम्हारा कौन है? श्याम शाह है। कौन है? श्याम शाह, ठीक है। तो इससे पहले जो तुम्हारे पास मान शाह तुम्हारा बलभद्र शाह कौन था? बलभद्र शाह, ठीक है। तब क्या करेंगे, बलभद्र शाह के जो तुम्हारे पास मतलब कि इसका दूसरा पुत्र था, उसका नाम था तुम्हारा महीपति शाह। क्या था? महीपति शाह, ठीक है। ये महीपति शाह इसके बाद तुम्हारे पास क्या बनेगा? राजा बनेगा, क्योंकि श्याम शाह का कोई भी उत्तराधिकार नहीं होता है, ठीक है। यहाँ अब हमको अगला जो राजा पढ़ना पड़ेगा, वो तुम्हारे पास कौन पढ़ना पड़ेगा? महीपति शाह। अगली क्लास में महीपति शाह को देंगे। एक बार इसमें थोड़ा सा देख लेंगे किसका कहाँ पे है, क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन सीधा आएगा कि सबसे पहले आने वाला अंग्रेज कौन है? विलियम फिंच है, मान शाह को उसमें। लेकिन आगे सबसे पहले तुम्हारे पास पादरी कौन था? वो तुम्हारा कौन था? अंतोनियो डी अंद्रेदो था, ठीक है। अगर आएगी सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिलता है हमको, तो अजवेडो से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अजवेडो में। अगर आएगी सबसे पहले जो तुम्हारे पास सती प्रथा का प्रचलन था, वो तुम्हारे पास कहाँ था? परमार वंश में। उस टाइम तुम्हारे पास शासक कौन था? श्याम शाह था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।